नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक क्लासेस दीडवाना के यूट्यूब चैनल पर। हम सामान्य विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लेते हैं आज अपना नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अम्ल, क्षार। ठीक है, अम्ल व क्षार, एसिड एंड बेस। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें तो पदार्थों को रासायनिक गुणों के आधार पर, पदार्थों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, एसिड, बेस और साल्ट, तीन भागों में बांटा जाता है। हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो है अम्ल और क्षार की। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाते हैं अपनी सबसे पहले अम्ल की, कि अम्ल क्या होते हैं। आपने अभी तक सुना होगा, कई बार क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स में या एसएससी में या फिर और जो अदर सेंटर है, रेलवे है और अदर सेंटर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इसके सीधे प्रश्न आते हैं जो संकल्पनाओं पर आधारित होते हैं, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बात करते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की, यानी एसिड। अम्ल क्या होते हैं? साधारणतः यदि अपन सिक्स्थ में, फिफ्थ में जब अम्ल के बारे में परिभाषाएं आती है, सिक्स सेवंथ स्टैंडर्ड के अंदर परिभाषाएं आती हैं कि वे पदार्थ जो कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में। ठीक है, उनको छूने पर जो कैसे महसूस होते हैं, साधारण महसूस होते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में जब एक क्लास अप होती है तो लिटमस पत्र का टेस्ट आ जाता है, यानी नीले को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लिटमस के अंदर क्या कर देते हैं, लाल रंग देते हैं लिटमस के साथ में। तो वो सब क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। स्वाद में खट्टे होते हैं, छूने पर साधारण महसूस होते हैं। और लिटमस पत्र जो है, लिटमस किससे प्राप्त होता है भाई? लाइकेन से। एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है कि लिटमस की प्राप्ति किससे होती है? लाइकेन से। ठीक है, तो लिटमस के साथ में यदि इनका टेस्ट करेंगे तो ये क्या होगा? लाल रंग देता है। ठीक है, नीले को लाल कर देता है। लेकिन हम यहां पर एसिड के संबंध में यदि बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विभिन्न संकल्पनाओं की। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यनीय संकल्पना। ठीक है, आर्यनीयस कंसेप्ट। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट चल रहे हैं इसलिए ताकि आपको ज्यादा, क्योंकि देखो किताबी बाजार के अंदर बहुत भरी पड़ी है, ठीक है ना, पढ़ने के लिए। लेकिन यहां पर एकदम से बेसिक के साथ में है जो इंपॉर्टेंट है वो चीज। आर्यनीयस संकल्पना, सबसे पहले वैज्ञानिक आर्यनियस ने बताया। इन्होंने क्या बताया कि अम्ल, ठीक है, अम्ल के बारे में ये बताया कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना, उत्पन्न करते हैं या रिलीज करते हैं, देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन धन आयन, हाइड्रोजन के धन आयन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण की यदि हम बात करेंगे तो HCl ले लिया, ठीक है ना। यदि इसका जलीय विलयन हम देखें तो क्या बन जाएगा? Cl माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है ना, जलीय विलयन है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक है, यहां पर ये ब्रोस्ट एंड लोरी के लिए भी अपन आगे काम में ले सकते हैं, लेकिन केवल हाइड्रोजन की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? इसको यदि हम तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस। ठीक है ना। अन्य उदाहरण आप कोई भी ले सकते हो, HBr है, ठीक है ना, HNO3 है, ये सब क्या है? अम्ल है। ठीक है ना, H आयन देते हैं, ये सब क्या हो गए? अम्ल हो गए, जो हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात कि जो आर्यनीय संकल्पना है वह केवल
जल में जो घुलने वाले हैं, ठीक है ना, वह है केवल जल में विलेय यौगिकों के लिए सत्य है। ठीक है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंट बात कि यह है केवल जल में जो विलेय यौगिक होते हैं उनके लिए सत्य है। बाकी ये आरएनएस नहीं बता पाया कि जो जिनमें हाइड्रोजन नहीं है उनका क्या होगा, अम्ल है या क्षार है प्रकृति से, उनके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। ठीक है ना। अब इसके विपरीत यदि हम क्षार की बात करेंगे आरएनएस के अनुसार ही कि क्षार क्या होते हैं, बेस, ठीक है, एसिड। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। ठीक है ना, यानी ऋणात्मक आयन देते हैं। ठीक है ना, या उत्पन्न करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण की यदि बात करें हम, ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है ना। उदाहरण की अब बात करेंगे तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, क्षार का उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है ना। NaOH किस में टूट जाएगा, Na+OH-। ठीक है ना, ये क्षार हो गया। तो ये थी आरएनएस के अनुसार संकल्पना। अब आपको यह ध्यान रखना कि केवल OH जिसके पीछे जुड़ा हुआ हो या हाइड्रोजन जिसके आगे जुड़ा हुआ हो, आरएनएस की संकल्पना में, जैसा कि पिछला राजस्थान सरकार के अंदर LDC की भर्ती थी उसके अंदर सीधा आया था प्रश्न। ठीक है ना। जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती परीक्षा के अंदर ब्रोस्ट एंड लोरी, जो अभी अपन अगली जो अवधारणा लेंगे उसके अनुसार प्रश्न पूछा गया था, सीधा उदाहरण पूछा था। ठीक है, साथ साथ में नोट कर लिया होगा। अगली हम अम्ल और क्षार की विभेद के संदर्भ में जो अगली संकल्पना है वो हम देखते हैं। ब्रोस्ट एंड लोरी दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या है कि संकल्पना दी। दूसरी ब्रोस्ट एंड लोरी कंसेप्ट, संकल्पना। इन्होंने क्या कहा, अम्ल के लेकर एक अलग परिभाषा अपनी तरफ से की, क्योंकि आरएनए से केवल जलीय विलयन के लिए दे पाया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि अम्ल के लिए अपनी एक अलग परिभाषा दी। उन्होंने क्या किया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन कह दो, कोई जरूरी नहीं है, वे पदार्थ जो, ये शब्द कोई जरूरी नहीं है, जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन त्यागते हैं। ठीक है ना, वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, सभी के सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है ना। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी है, वो है प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम हो गया प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत, ये प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत। और यदि क्षार की बात करेंगे तो विपरीत कर लो। ठीक है ना, वे पदार्थ जो क्या करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, ये प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ये प्रोटॉन का त्याग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है ना। उदाहरण की यदि बात करेंगे हम तो यहां पर ब्रोस्ट एंड लोरी का उदाहरण यदि अम्ल के संदर्भ में लेंगे तो देखिए HCl की अभिक्रिया जब पानी के साथ होती है तो H3O+ और Cl-। ठीक है ना, ये बनता है। यहां पर ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का यानी प्रोटॉन का त्याग भी हो गया और नया यौगिक भी बन गया। और यदि इसी प्रकार क्षार में हम यदि उदाहरण की बात करेंगे तो अमोनिया की यदि अभिक्रिया हम करवाएं तो बन जाएगा NH4+ और OH-। ठीक है, ये हो गया क्षार का उदाहरण। ठीक है ना, ये क्षार के संदर्भ में उदाहरण। तो यहां पर ये ध्यान रखना, आपको उदाहरण सीधा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जैसे ये उदाहरण है, ये आपको सीधा लिखा हुआ आएगा, बस इतना ही पूछेगा कि निम्न में से
ठीक है, अम्ल कौन सा पदार्थ है और क्षार कौन सा पदार्थ है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये देखना कि हाइड्रोजन कहां जाके जुड़ रहा है, ठीक है ना, ये इसके साथ जुड़ रहा है, किस में से कम हो रहा है, HCl में से कम हो रहा है, ठीक है ना। तो ये किसके अनुसार है, ये संकल्पना किसने दी थी, ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने, ठीक है ना, ये संकल्पना प्रस्तुत की, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हम लेते हैं तीसरी संकल्पना। जब इससे भी कुछ रह गए विवाद, तब लुईस नामक वैज्ञानिक ने अपनी एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, जिसे लुईस संकल्पना या लुईस कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है। लुईस ने क्या कहा अम्लों के बारे में, लुईस ने अम्ल के बारे में कहा कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और इसी के संदर्भ में यदि क्षार की परिभाषा हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, लुईस क्षार कहलाएंगे। तो ये थी तीन संकल्पना, ठीक है ना, ब्रॉन्स्टेड लोरी, आर्रेनियस और लुईस संकल्पना, जिसके अनुसार अम्ल और क्षार में क्या हो सकता है, विभेद हो सकता है। अगला हम जो टॉपिक लेते हैं, यहां पर यह हो सकता है कईयों के दिमाग में है कि क्षार के बारे में, तो क्षार के बारे में यदि बात करूंगा मैं तो वो पदार्थ हो जाएंगे जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है, छूने पर चिकने महसूस होते हैं। और लिटमस पत्र की यदि बात करूंगा, ठीक है ना, तो क्या कर देते हैं, लिटमस को नीला कर देते हैं, यानी लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। वो सब पदार्थ क्षार कहलाते हैं साधारण बातों पर, ठीक है ना। बाकी और परिभाषाएं आपके सामने तीनों आ चुकी है, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं अम्ल के प्रकार। इस पर प्रश्न आया हुआ है भाई, क्षार के प्रकार पे नहीं, अम्ल के प्रकार पर, ठीक है। अम्ल के प्रकार पर हम नंबर 1 लेते हैं हाइड्रोजन अम्ल। हाइड्रोजन अम्ल, अब देखो हाइड्रोजन अम्ल यानी ऐसे अम्ल जिनमें क्या उपस्थित हो, हाइड्रोजन, ठीक है ना, नहीं हाइड्रोजन की क्या हो, उपस्थिति हो, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की क्या हो, अनुपस्थिति हो, वो सब क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन अम्ल। उदाहरण करेंगे HCl है, HBr है, ये आदि उदाहरण किसके हो गए, जिनमें ऑक्सीजन नहीं हो, केवल हाइड्रोजन हो, वो सब क्या कहलाएंगे, हाइड्रोजन अम्ल, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं ऑक्सी अम्ल की, ठीक है। ऑक्सी अम्ल क्या हो गए, जिनके अंदर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन क्या हो, दोनों उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सी अम्ल। जैसे उदाहरण की यदि हम बात करेंगे तो H2SO4 है, ठीक है, H2CO3 है, कार्बोनिक अम्ल है, ये हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, HNO3, इस प्रकार के उदाहरण बहुत सारे, वो सब क्या कहलाएंगे, ऑक्सी अम्ल, ठीक है ना। सेंटर की एग्जाम के अंदर एक बार पूछा हुआ है कि हाइड्रोजन अम्ल, निम्न में से हाइड्रोजन अम्ल को पहचानिए या फिर ऑक्सी अम्ल को पहचानिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो वो कहलाता है ऑक्सी अम्ल। तीसरा यहां पर यदि हम प्रकार की बात करेंगे तो हम बात करते हैं दुर्बल अम्ल की, ठीक है, वीक एसिड। दुर्बल अम्ल क्या हुए, ठीक है ना, जो आसानी से क्या करते हैं, H आयन नहीं देते हैं, यानी घुलते नहीं आसानी से जलीय विलयन में, या आसानी से प्रोटॉन ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है, या आसानी से इलेक्ट्रॉनों की कमी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करते हैं। तीनों के संदर्भ में, संकल्पनाओं के संदर्भ में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। और यदि हम बात करें प्रबल अम्ल की,
ठीक है ना, जो क्या करते हैं आसानी से हाइड्रोजन आयन दे देते हैं, यानी घुल जाते हैं शीघ्रता से, ठीक है ना, वो क्या हो जाएंगे, प्रबल अम्ल हो जाएंगे। तीनों संकल्पनाओं के संदर्भ में यहां भी यही आएगी बात, ठीक है ना, दुर्बल और प्रबल अम्ल के बारे में ये ध्यान रखना, ठीक है ना। दुर्बल अम्ल की यदि हम बात करेंगे तो HCl हम ले सकते हैं, ठीक है, HNO3 ले सकते हैं, और यहां पर यदि हम बात करेंगे तो H2SO4 ले सकते हैं, ठीक है ना। एक चीज का यहां पर ध्यान रखना कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं, देखिए एरो लगा के यहां पर लिख रहा हूं ये बात, कि जो दुर्बल अम्ल होते हैं विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी विद्युत से अपघटन इनका क्या होता है, बहुत जल्दी होता है, विद्युत अपघट्य होते हैं आसानी से, ठीक है ना। दुर्बल, ठीक है ना, दुर्बल अम्ल जो हैं वो क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य भी, ठीक है ना। दुर्बल अम्ल विद्युत अपघट्य नहीं होते हैं, प्रबल अम्ल, सॉरी, प्रबल अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत अपघट्य होते हैं। आगे फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक आएगा विद्युत अपघटन का, वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी आपके, ठीक है ना। ये आसानी से विद्युत अपघटन नहीं होता, इनका क्या होता है, आसानी से विद्युत अपघटन हो सकता है। और यदि क्षार की हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम लेते हैं क्षार। क्षार की यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो प्रबल क्षार, ठीक है, और दुर्बल क्षार, वही तीनों संकल्पनाएं भी पड़ी है, तो जो आसानी से क्या दे देते हैं, OH आयन दे देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जो आसानी से नहीं देते हैं OH आयन, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाएंगे, ठीक है ना। अब इनके उदाहरण यदि हम बात करेंगे तो बहुत सारे वही OH का आप ध्यान रखिएगा, बाकी उदाहरण जो हैं सारे के सारे, ठीक है ना। दुर्बल क्षार की यदि हम बात करेंगे तो एक उदाहरण अभी आया था NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और प्रबल क्षार की यदि हम बात करेंगे तो NaOH, ठीक है ना। यह उदाहरण, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, सारणी को मिल जाएगी, इसके अंदर पहचानने का तरीका नहीं है, सीधा याद करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक को हम तो जल में घोल के देख नहीं सकते ना, इसलिए ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेते हैं इंडिकेटर, यानी सूचक। परिभाषा की यदि बात करेंगे तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी देते हैं या फिर रंग परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, सूचक। जैसे सबसे पहले बात करें लिटमस पत्र की, ठीक है, तो लिटमस पत्र में अम्ल जो हैं वो क्या करेंगे, नीले को लाल कर देंगे, और जो क्षार होगा वो क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। दूसरी यदि हम बात करें फिनोप्थेलिन की, सूचक, फिनोप्थेलिन का सूचक, ठीक है, तो फिनोप्थेलिन क्या करते हैं, अम्ल और क्षार, इनके साथ में क्या करेगा, अम्ल के साथ में यदि फिनोप्थेलिन मिलाएंगे, ठीक है ना, अम्ल के साथ फिनोप्थेलिन मिलाने पर वह कैसा रंग देता है, अम्ल के साथ, ठीक है, रंगहीन देता है, ठीक है ना। और क्षार के साथ कैसा देता है, गुलाबी, कोई रंग नहीं देता है। और क्षार के साथ में यदि विक्रिया करवाते हैं तो कैसा रंग देता है, गुलाबी रंग। और तीसरा यदि हम बात करें मेथिल ऑरेंज की,
तो मेथिल ऑरेंज में क्या हो जाएगा, अम्ल जो है उसके साथ यदि अभिक्रिया करवाएंगे तो कैसा रंग आ जाएगा, गुलाबी रंग। और क्षार के साथ में अभिक्रिया पर क्या है, कोई रंग नहीं आता है। ये थे अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सूचक। ठीक है, लिटमस पत्र है, फिनोक्सेलिन है और मेथिल ऑरेंज है। एक प्राकृतिक सूचक भी होता है भाई हल्दी। ठीक है ना, हल्दी का जब धब्बा लग जाता है शर्ट के ऊपर तो साबुन डालते हैं तो भूरे लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि क्षार से क्रिया करके ये लाल रंग देता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम गुणों की। हम बात करते हैं अम्ल और क्षार के गुण के बारे में। अम्ल के गुण, तो गुण में सबसे पहले क्या होता है, लिटमस पत्र। ठीक है, जिसको क्या कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं। ठीक है, दूसरा कि धातु के साथ अभिक्रिया होने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस व लवण बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस पर कई बार प्रश्न बनता है कि खट्टे पदार्थों को, ठीक है ना, धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है ना, इसीलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वे लवण का निर्माण कर लेते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो कि हानिकारक होती है। ठीक है ना, इसीलिए धातु के पात्र में नहीं रखते हैं। अचार है या फिर कोई भी खट्टे पदार्थ है वो धातु के पात्र में नहीं रखते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड। ठीक है ना। जल के साथ अभिक्रिया क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। इस प्रकार ये गुण हैं अम्ल के। ठीक है ना। और क्षार के यदि हम गुणों की बात करेंगे, ठीक है ना, तो क्षार के गुण वही है, सबसे पहला लिटमस पत्र जो है उसको कैसा कर देता है, नीला। ठीक है ना। और दूसरा यदि हम इसकी विपरीत आप जो बात करते जाइए तो ये क्या करेंगे, क्षार भी क्या होता है, अभिक्रिया करता है धातु के साथ में। ठीक है, ये क्षार ये ऑक्साइड बना देगा और ये क्षार ये हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है ना। तो ये हो गए अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में। लिखिए यहाँ पर इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत आप भी अपने तरफ से कुछ लिखे जिससे क्या है आपको याद रहेगा। ठीक है ना, आप ही के लिए। ठीक है ना, ये अम्ल के एक के गुण बता दिए, दूसरे आप लिख सकते हो अपने आप। ठीक है ना, इन्हीं के विपरीत। ठीक है ना। तो ये थे अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन बहुत ही कम समय में बहुत ही उपयोगी आपके लिए साबित होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक अपनी अध्ययन निरंतर रखिए। नमस्कार।